हेलो एस्पिरेंट्स, दिस इज जहीर एंड वेलकम यू बैक टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम टूर ऑफ ड्यूटी इंडियन आर्मी रिक्रूटमेंट स्कीम, जिसे अग्निपथ स्कीम भी कहा जाता है, उसके बारे में हम ए टू जेड जानकारी हासिल करने की कोशिश करेंगे। और रिसेंटली न्यूज़पेपर्स में भी इससे रिलेटेड चंद इंपॉर्टेंट से अपडेट्स छापे हुए थे, तो जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वो अपडेट्स थे और ये पूरा ड्यूटी का स्कीम जो है, टूर ऑफ ड्यूटी इंडियन आर्मी का रिक्रूटमेंट का जो स्कीम है वो काम कैसे करता है, क्यों इस तरीके के एक स्कीम को लाने की हमें जरूरत पड़ गई, और उससे रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशन हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के पास एसएसबी इंटरव्यू से रिलेटेड फुल फ्लेज ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस में है और हर महीने इसके नए बैचेस स्टार्ट होते हैं। एसएसबी इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए जिस किसी चीज की जरूरत हो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर इन्फॉर्मेशन शेयर कीजिएगा। तो मूविंग अहेड, हाल ही में ही इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू में भी ये न्यूज छापी हुई थी, डिटेल्ड आर्टिकल्स भी लिखे गए थे कि चंद हाईली प्लेस्ड सोर्सेस द्वारा उन्हें इंफॉर्मेशन मिली हुई है कि चंद रेडिकल चेंजेस जो है इस टूर ऑफ ड्यूटी इंडियन आर्मी रिक्रूटमेंट स्कीम में प्रपोज किए गए हैं और इन्हें फॉरवर्ड भी किया गया डिफेंस मिनिस्ट्री को। और बहुत ही जल्द कैबिनेट के डिसीजन और डिस्कशन के बाद हमें कोई ना कोई एक मेजर सा डिसीजन देखने को मिलेगा और बहुत ही जल्द रिक्रूटमेंट का एडवर्टाइजमेंट भी हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि पिछले 2 सालों से एक भी रिक्रूटमेंट नहीं हुआ है इंडियन आर्मी में। तो उसी से रिलेटेड कई मीडिया आउटलेट्स ने इसे पब्लिश भी किया हुआ था और ये कहा हुआ था कि तीनों सर्विसेज के लिए, इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, तीनों के लिए भी ये जो अग्निपथ स्कीम है वहां पर 100% जो सोल्जर्स रिक्रूट किए जाएंगे उन्हें 4 साल की ड्यूटी के बाद रिलीज किया जाएगा, यानी कि रिलीव किया जाएगा। इससे पहले ये स्कीम थोड़ी बहुत डिफरेंट थी, हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो एज ऑफ नाउ सबसे रेडिकल चेंज यही कहा जा रहा है कि 4 साल के वॉलंटरी सर्विस के बाद उन सभी 100% सोल्जर्स को जो रिक्रूट किया गया था उन्हें रिलीज किया जाएगा, लेकिन 25% ऑफ देम जो कोई भी रिलीव किए गए हैं उन्हें फिर से जो है री एनलिस्ट किया जाएगा सर्विसेज में। और यही बात उन्होंने भी कही कि हाईली प्लेस्ड इंफॉर्मेशन सोर्सेस से जो है इन्फॉर्मेशन मिला हुआ है ये नए सजेशन से रिलेटेड, और मोस्ट प्रोबेबली मंत्रालय इसे एक्सेप्ट भी कर सकता है और किसी भी टाइम जो है हम बहुत ही जल्द एक रिक्रूटमेंट जो है बहुत ही जल्द हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दिस इज व्हाट दे हैव एक्चुअली गिवन। तो अभी जो कुछ भी हम प्रपोज्ड चेंजेस डिस्कस करेंगे वो फाइनलाइज्ड नहीं है, तो वी शुड ऑल्सो वेट, जानने की कोशिश करेंगे हम भी कि फाइनल रूल्स एंड रेगुलेशंस वो नोटिफिकेशन के बाद ही हमें पता चलेंगे। तो मूविंग अहेड, दरअसल ये टूर ऑफ ड्यूटी स्कीम या फिर अग्निपथ स्कीम जिसे हम कहते हैं, ये दरअसल होता क्या है। देखिए, दुनिया भर में डिफेंस फोर्सेस में रिक्रूट करने के अलग अलग तरीके फॉलो किए जाते हैं। चंद अगर मैं एग्जांपल्स दे सकूं तो सबसे पहला परमानेंट कमीशन होता है, जहां पर आप पूरी जिंदगी जो है सर्व करते हैं डिफेंस फोर्सेस में, या फिर जब तक आप रिटायर होते हैं तब तक। दूसरा शॉर्ट सर्विस कमीशन, जहां पर आपको 10 से 15 साल की सर्विस आसानी से मिल जाती है। तीसरा मैंडेटरी सर्विसेज होते हैं। इंडिया में तो इस तरीके को हम फॉलो नहीं करते, लेकिन इजराइल जैसा एक कंट्री फॉलो करता है। चौथा होता है रिवर्स इंडक्शन। मैं रिवर्स इंडक्शन का बेस्ट एग्जांपल ले सकूं तो मान लेते हैं कि अगर एक कोई सीआरपीएफ के चंद जवान हैं जो मिलिट्री में काम करना चाहते हैं, जो इंटरेस्टेड है डिफेंस फोर्स में काम करने के लिए, तो उन्हें 5 या 10 साल के लिए मिलिट्री या फिर डिफेंस फोर्सेस में उनसे काम करवाया जा सकता है और बाद में जो सर्विस उनकी 5 या 10 साल की खत्म होगी तो उन्हें वापस से उन्हें पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन में भेजा जा सकता है। तो इसे रिवर्स इंडक्शन भी कहा जाता है। और जो सबसे लेटेस्ट इस रिक्रूटमेंट्स में जो इन्वेंशन अगर आप कह सकते हैं तो वो है टूर ऑफ ड्यूटी स्कीम। तो ये लगभग पूरी तरीके से वॉलंटरी होगा। यहाँ पर ना ही शॉर्ट सर्विस कमीशन ना ही परमानेंट कमीशन, ये बहुत ही छोटे शॉर्ट टर्म के लिए होता है, लगभग 3 या 4 साल। अभी कितना टर्म है ये डिसाइड नहीं किया गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट सी चीज इस डिस्कशन को जब हम छेड़ते हैं तो 2 चीजें हमें मद्देनजर रखनी है। एक, अभी आप बेस्ट इंडियन गवर्नमेंट का ही एग्जाम्पल ले लें। एक स्पेसिफिक आर्मी पर्सनल पर जितना भारत सरकार पैसा स्पेंड करती है, चाहे उनके सैलरीज में हो, उनके जो बेनिफिट्स अलग अलग उन्हें दिए जाते हैं, या फिर उनके पेंशन पर भी जो पैसा खर्च किया जाता है, वो शायद ही भारत सरकार किसी और डिपार्टमेंट या फिर किसी और सर्विस पर खर्चा करती है। करोड़ों रुपए जो है वो बस एक इंडिविजुअल सोल्जर पर भारत सरकार खर्चा करती है। तो जाहिर सी बात है कि ज्यादातर पैसा जो भारत सरकार का डिफेंस फोर्सेस पर जाता है वो इसी पे को देने जाता है, इसी सैलरीज में जाता है और इसी पेंशंस में जाता है। तो मॉडर्नाइजेशन हमारा कब होगा हमारे डिफेंस फोर्सेस का, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो ये है कि ज्यादातर जो जवान यहाँ पर आते हैं, ज्यादातर जो यंगस्टर्स यहाँ पर आते हैं, यूथ, वो बस मिलिट्री के उस प्रोफेशनलिज्म को टेस्ट करना चाहते हैं, उस एडवेंचर को, उस थ्रिल को वो चंद सालों के लिए जीना चाहते हैं, लेकिन एज अ फुल फ्लेज्ड वो परमानेंट वोकेशन या फिर परमानेंट करियर यहाँ पर ढूंढ नहीं रहे होते हैं। तो दोनों जगह पर आप देख सकते हैं कि टूर ऑफ ड्यूटी स्कीम जो है वो एक तीर 2 निशाने लगाएगा। एक, ये उन यूथ को मदद भी करेगा कि छोटे टर्म के लिए आप जो है
मिलिट्री प्रोफेशनलिज्म को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, यहाँ पर एडवेंचर और थ्रिल को आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो करोड़ों रुपए भारत सरकार इंडिविजुअल मिलिट्री पर्सनल पर जो स्पेंड करती है, वो कई पैसा, करोड़ों का पैसा बच जाएगा, जिसके तहत हम अपने डिफेंस फोर्सेस को मॉडर्नाइज भी कर सकते हैं। तो मूविंग अहेड यही कहा गया था इसके बारे में स्पेसिफिकली, इनिशियली 3 साल, फिर 4 साल, तो अभी स्पेसिफिकली इस टाइम फ्रेम पर मुद्दा बना हुआ है। मोस्ट प्रोबेबली इंफॉर्मेशन यही दिया जा रहा है कि ये 4 साल के लिए वॉलंटरी सर्विस हो सकती है, वॉलंटरी है पूरी तरीके से। और इसी के तहत इसे अग्निपथ एंट्री स्कीम कहा गया है, जिसके तहत अग्निवीर को रिक्रूट किया जाएगा सोल्जर्स के पदों पर। एंड मूविंग अहेड, जैसा कि मैंने कहा कि इन सोल्जर्स को जो है पे आउट्स दिए जाएंगे, यानी कि स्टाइफंड की तरह उन्हें दिया जाएगा 4 साल के लिए। इन पर रिटायर होने के बाद, यानी कि 4-5 साल के सर्विस के बाद इन्हें पेंशन देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एक सवाल आपके दिमाग में आ सकता है कि सर 4 या 5 साल हमने यहाँ पर काम किया, इसके बाद क्या? तो भारत सरकार ये भी सोच रही है कि प्रायोरिटी बेसिस पर जो कोई भी यहाँ पर काम किया है, उन्हें प्रायोरिटी बेसिस पर सर्टेन सरकारी जॉबों में मोस्ट प्रोबेबली रिजर्वेशंस दिया जा सकता है, जैसा कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस या फिर बाकी के भी जितने भी सेंट्रल सर्विसेज हम बात करते हैं वहां पर। और दूसरा, एक और बात भी ये कही जा रही है कि कॉर्पोरेट सेक्टर को भी यहाँ पर खींचने की कोशिश की जा रही है कि जो कोई भी एक्स टूर ऑफ ड्यूटी के यहाँ पर सोल्जर्स होंगे, चंद कार्डर्स में, प्राइवेट कार्डर्स में, जहां कहीं पर भी जॉब्स उनके लिए स्पेसिफिक अवेलेबल हो, तो वहां पर उन्हें प्रायोरिटी बेसिस पर उन्हें जॉब भी दिया जा सकता है। यानी कि प्राइवेट सेक्टर में भी कहीं ना कहीं ये टूर ऑफ ड्यूटी स्कीम के तहत जो कोई भी सोल्जर्स ने काम किया हुआ है, उन्हें जो है जॉब्स मिल सकते हैं, रिजर्वेशन थोड़ा बहुत उन्हें वहां पर भी प्रोवाइड किया जा सकता है। ऑफकोर्स दे आर फोरगोइंग पेंशंस एंड ऑल अदर बेनिफिट्स, तो ये तो छोटा सा इतना सेवा किया है, थोड़ा सा तो मेवा बिल्कुल जाहिर सी बात है उन्हें मिलना ही चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट से जो प्रॉब्लम्स जो ये टूर ऑफ ड्यूटी स्कीम टैकल करेगा, पहली चीज ऑफकोर्स वहां पर पैसा बहुत ही बचेगा, क्योंकि ज्यादातर अमाउंट जो भारत सरकार हमारे मिलिट्री पर्सनल्स पर जो स्पेंड करती है, वो उन्हें सैलरीज में, पे राइजेस में, पेंशन वगैरह में ही जाता है। तो ज्यादातर पैसा जो है वो बजटरी एलोकेशन हम नहीं कर पाते कई एडवांस डिफेंस इक्विपमेंट्स मंगवाने के लिए वगैरह। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट सी चीज, हमारे पास पर्सनल की शॉर्टेज भी होती है, क्योंकि हर साल कई हजारों सोल्जर्स जो है वो रिटायर होते हैं। तो ये क्युमुलेटिव प्रोसेस है जो चलते ही रहता है, रुकता नहीं है और रुकना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इंडिया एक ऐसा जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटेजिक लोकेशन शेयर करता है जहां पर दोनों नेबर्स के साथ हमारी अच्छी खासी पड़ती नहीं है। तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हमें कंसिस्टेंटली और क्यूमुलेटिवली ये शॉर्टेज को जो है वो फुलफिल करना ही पड़ेगा। तो टूर ऑफ ड्यूटी की स्कीम के तहत उस शॉर्टेज ऑफ पर्सनल को भी हम फुलफिल कर सकते हैं। और लगभग टूर ऑफ ड्यूटी का जो सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट अगर हम ये कह सकें, तो ऑन एन एवरेज अगर हम देखें तो एक 17 साल का सर्विस अगर कोई जवान कर रहा है, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं, तो जब उसे डायरेक्टली रिक्रूट किया जाएगा आर्मी रैलीज वगैरह की तरफ से, और उसे टूर ऑफ ड्यूटी की मदद से रिक्रूट किया जाएगा, तो लगभग टूर ऑफ ड्यूटी के रूट से अगर हम जाएंगे तो उस एक इंडिविजुअल मिलिट्री पर्सनल पर लगभग 11.5 करोड़ यानी कि लगभग 11 करोड़ रुपए जो है भारत सरकार बचा सकती है। तो आप देख सकते हैं कितने हजारों के तादाद में हमारे डिफेंस पर्सनल है, खासकर सोल्जर्स, उन पर कितने करोड़ों रुपए जो है वो हम सेव कर सकते हैं थ्रू दिस टूर ऑफ ड्यूटी स्कीम। और जितना भी क्यूमुलेटिव मनी जो है ये सेव किया जाएगा, वो हमारे मिलिट्री के मच नीडेड मॉडर्नाइजेशन के लिए, हाईली सोफिस्टिकेटेड डिफेंस इक्विपमेंट्स के लिए हम खरीदने के लिए उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और सबसे पहली बार ये आइडिया दिया किसने था? ये हमारे लेट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जो कि इंडिया के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भी थे, हमारे जनरल बिपिन रावत जी ने इस आइडिया को 2 साल पहले ही दिया हुआ था। उन्होंने ये कहा हुआ था कि 3 साल के लिए हम दोनों, यानी कि जवान एज वेल एज ऑफिसर ग्रेड्स दोनों के लिए जो है ये टूर ऑफ ड्यूटी का रिक्रूटमेंट का तरीका हम रखेंगे, लेकिन चंद लिमिटेड वैकेंसीज के लिए। लेकिन बाद में ये डिसाइड किया गया था कि ओनली जवान्स के लिए रखा जाएगा, ऑफिसर्स के लिए, थ्रू विच अभी हम एनडीए सीडीएस के एग्जाम्स देखते हैं, तो अभी उन ऑफिसर्स के लोग को, ऑफिसर कार्ड को कुछ टच नहीं किया जाएगा, क्योंकि वो बहुत ही कम तादाद में होते हैं व्हेन कंपेयर विद द सोल्जर्स। तो ये एज ऑफ नाउ सिर्फ सोल्जर्स और जवान्स के लिए ही रखा गया है। तो अगेन ऑफ कोर्स ये आइडिया किस लिए जो है वो दिया गया था? तो देखिए, जाहिर सी बात है कि हमारे इंडियन डिफेंस फोर्सेस की अगर हम बात करें, तो बिपिन रावत जी एक ऐसे पर्सनालिटी थे जिन्होंने बहुत ही अग्रेसिवली इस आइडिया को फॉलो किया हुआ था कि इंडियन डिफेंस फोर्सेस में सबसे जरूरी अगर किसी चीज की जरूरत है तो वो हमारे मॉडर्नाइजेशन की जरूरत है, क्योंकि बहुत ही लो काडर से बढ़कर जो है वो चीफ ऑफ डिफेंस साहब बने हुए थे। तो उन्हें पूरी तरीके से पता था कहां कहां हमारे इंडियन डिफेंस फोर्सेस में लूपहोल्स थे और किस तरीके से हम उन्हें फुलफिल कर सकते हैं। तो यही बात उन्होंने कही हुई थी कि बहुत ही स्क्यूड है हमारा कैपिटल रेशियो व्हेन इट कम्स टू बजटरी एलोकेशंस, क्योंकि ज्यादातर पैसा पेंशन्स पे करने में, सैलरीज पे, बेनिफिट्स वगैरह पे करने में ही चला जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट सी चीज यही थी कि टूर ऑफ ड्यूटी का हमने आइडिया जो है वो लाया हुआ था।
और आंकड़ों की भी अगर हम बात करें, क्योंकि हमें डाटा के साथ भी बैकअप होना चाहिए, तो लगभग एक बटालियन की अगर हम बात करें तो एज प्रोफाइल जब हम देखें, एवरेज एज प्रोफाइल तो 35 से 36 इयर्स होती है एक जवान की वहां पर। लेकिन अगर टूर ऑफ ड्यूटी की अगर हम इस्तेमाल करेंगे मदद थ्रू स्कीम के तहत अगर हम लोगों को रिक्रूट करने की कोशिश करेंगे तो वो ऑन एन एवरेज एज प्रोफाइल जो है पर्सनल का वो 25 से 26 इयर्स तक आ सकता है। तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा एक जंप यहां पर हम ले रहे हैं, यानी कि हमारे फोर्सेस और भी जवान हो रहे हैं। और 25-26 बहुत ही यंग एज होती है, तो बॉर्डर पर जब वो जाएंगे तो बहुत ही चुस्त दुरुस्त भी होंगे और जोश भी उनमें बहुत ही जबरदस्त सा भरा हुआ होता है। और अगर हम उसी बटालियन की भी बात करें तो ऑन एन एवरेज अराउंड 60,000 पर्सनल अदर रैंक्स और जूनियर कमीशन ऑफिसर जो हैं वो हर साल रिटायर होते हैं। तो हर साल हमें रिक्रूट कंटिन्यूअसली करना ही पड़ता है, वरना अगर कहीं पर भी थोड़ा सा भी हॉल्ट आ जाए तो हमें पर्सनल में कहीं ना कहीं कटौती या फिर कमी देखने को मिलती है, जो कि बहुत ही सीरियसली हमारे डिफेंस फोर्सेस को इंपैक्ट कर सकता है। और लगभग अगर हम उसी एग्जाम्पल को लेकर आगे बढ़ेंगे तो उनकी रिटायरमेंट की एज भी कहीं ना कहीं 35 और 37 ईयर्स ही होती है। बहुत ही यंग एज में वो रिटायर होते हैं और बाकी का पूरा जिंदगी उनका भारत सरकार उन्हें पेंशन देती है। और स्पेसिफिकली ये जितना भी ओवरऑल बर्डन जो होता है ओआरस और जूनियर कमीशन ऑफिसर्स का, वो लगभग ऑफिसर कार्डर्स में जितने भी लोग होते हैं उनसे कई ज्यादा होता है, क्योंकि सोल्जर्स की तादाद, सोल्जर्स की मात्रा बहुत ही ज्यादा होती है व्हेन वी कंपेयर इट विद द ऑफिसर ग्रेड या फिर ऑफिसर्स के साथ जब हम देखते हैं। तो टूर ऑफ ड्यूटी उसे पूरी तरीके से कम करने की कोशिश करता है। और रिसेंटली दिसंबर 2021 में ऑफकोर्स आप सभी बेहतर इसके बारे में जानते होंगे, पंजाब और हरियाणा में बहुत ही वायलेंट प्रोटेस्ट भी आए हुए थे, जहां पर कैंडिडेट्स जो थे वो सड़कों पर आए हुए थे पूरी तरीके से, क्योंकि पिछले 2 सालों से कोई भी रिक्रूटमेंट रैली नहीं हुई थी आर्मी की। तो दिसंबर 2021 में पार्लियामेंट में राजनाथ सिंह जी ने क्लैरिफिकेशन दिया हुआ था और उन्होंने ये कहा कि एज ऑफ नाउ हमारे आर्मी में जो है 11,35,799 ओआरस और जूनियर कमीशन ऑफिसर्स हैं और लगभग वैकेंसी आप देख सकते हैं 1 लाख के करीब है। 97,177 ओआरस और जेसीओस की वैकेंसी करंटली इंडियन आर्मी में है। और सिमिलरली नेवी और एयरफोर्स की अगर हम बात कर लें तो नेवी में लगभग 63,515 सेलर्स हैं और वहां पर 11,166 का शॉर्टेज हमें है। और सिमिलरली एयरफोर्स में भी 1,38,792 एयरमैन है और वहां पर भी हमें 4,850 एयरमैन की शॉर्टेज महसूस हो रही है, वहां पर भी वैकेंसीज अवेलेबल है, लेकिन इन्हें फुलफिल अभी नहीं किया गया है, कोई भी रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन नहीं आया हुआ है। तो करंट स्टेटस क्या चल रहा था वहीं पर क्लैरिफिकेशन भी हमें इसके बारे में दिया गया था कि लगभग हर साल जो है 90 से 100 रिक्रूटमेंट रैलीज आर्मी की होती थी पूरे इंडिया भर में अलग अलग जगहों पर, जहां पर आर्मी के रिक्रूटमेंट ऑफिसर्स और जोनल रिक्रूटमेंट ऑफिसर जो है कई हजारों की तादाद में कैंडिडेट्स को उठाते थे। लेकिन जो कि पिछले कपल ऑफ ईयर से कोविड का सिचुएशन चल रहा है, तो कोविड के सिचुएशन की वजह से ऑर्डर्स दिए गए थे कि पूरे रिक्रूटमेंट्स को सस्पेंड किया जाए। और चंद प्लान्स ऑलरेडी जो किए गए थे कि 2020-21 के लिए 97 इस तरीके के रिक्रूटमेंट रैलीज प्लान किए गए थे और उनमें से सिर्फ 47 ऐसे रैलीज हुए जहां पर कंडक्ट किए गए थे। और उन 47 रिक्रूटमेंट रैलीज में से सिर्फ 4 ऐसे रैलीज थे जहां पर कॉमन एंट्रेंस एग्जाम सीईई जिसे कहा जाता है, जो कि बहुत ही कंपलसरी होता है क्वालिफाई होना, तो वो एग्जाम सिर्फ 4 रिक्रूटमेंट रैलीज में ही किया गया था। और ये 4 रिक्रूटमेंट रैलीज भी जो है सस्पेंड किए गए थे क्योंकि कोविड की वजह से वहां पर मार पड़ी हुई थी और ऑर्डर्स दिए गए थे कि इन रिक्रूटमेंट्स को सस्पेंड किया जाए फर्दर अंटिल नोटिस। और फर्दर 2021-22 के लिए भी 87 रिक्रूटमेंट रैलीज इस तरीके से प्लान किए गए थे और उनमें से भी सिर्फ 4 ही रिक्रूटमेंट रैलीज कंडक्ट किए गए और उन 4 रिक्रूटमेंट रैलीज में से एक भी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट नहीं लिखाया गया और बाद में ये भी जो है सस्पेंड किए गए। तो पूरे देश भर में फुल फ्लेज्ड प्रोटेस्ट हमें देखने को मिला हुआ था, खासकर पंजाब हरियाणा जैसे रीजन, क्योंकि वहां पर स्पेसिफिकली कैंडिडेट जो वो इसी रिक्रूटमेंट रैलीज के लिए वो बैठते हैं ताकि वो फुल फ्लेज्ड जाकर बॉर्डर पर सर्विस कर सकें। एंड मूविंग अहेड फर्दर, अगर उससे पहले ईयर्स की अगर हम बात करें जब अब एक्टिव रिक्रूटमेंट जब चल रहे थे, तो लगभग 2018-19 के आंकड़ों की अगर हम बात करें तो 53,431 कैंडिडेट्स को रिक्रूट किया गया था और 2019-20 उससे पहला साल जो था 80,572 कैंडिडेट्स को रिक्रूट किया गया था। और बाद उसके यानी कि लगभग पिछले 2 साल तो खत्म हो गए हैं, 2021-21-22, तो इन 2 साल में कोई भी रिक्रूटमेंट नहीं हुआ है इंडियन आर्मी में। ऑन द सेम लाइंस इसी टाइम फ्रेम में जो है नेवी और एयरफोर्स में चंद रिक्रूटमेंट्स हुए हैं। नेवी में 8,269 के लिए और इंडियन एयरफोर्स में 13,032 रिक्रूटमेंट्स जो है वो किए गए हैं।
और चंद जो इंपॉर्टेंट प्रपोज्ड चेंजेस जो किए गए हैं अभी, जिसके बारे में न्यूज मीडिया आउटलेट्स ने रिपोर्ट किया हुआ था, वो ये था कि सर्टेन परसेंटेज ऑफ रिक्रूट जो थे वो 3 साल की सर्विस के बाद, यानी कि इंक्लूडिंग ट्रेनिंग वगैरह जो है, उन्हें रिलीव किया जाएगा। लेकिन 5 साल के कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विस के बाद जो है पूरी तरीके से सभी को जो है रिलीव करेंगे, लेकिन सिर्फ 25% फुल टर्म जो है उन्हें रिटेन किया जाएगा। लेकिन अब इन सभी चीजों को, 5 साल के कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विस को 3 साल के बाद चंद लोगों को छोड़ देना, ये सभी चेंज करवाने की बात की गई है। और स्पेशल रिक्रूटमेंट ये किया गया है कि 4 साल के लिए ये नया स्कीम का सर्विस होगा, जहां पर 4 साल के बाद 100% जो कुछ भी रिक्रूटमेंट हमने किए हुए थे, जितने भी सोल्जर्स आए हुए थे, उन सभी को रिलीव किया जाएगा, उन सभी को रिलीज किया जाएगा। लेकिन उस 4 साल के सर्विस के जब खत्म होने के 30 दिन पहले, यानी कि 1 महीने पहले ही 25% ऑफ देम, यानी कि जितने भी 100% रिक्रूट किए गए उनमें से 25% जवानों को, सोल्जर्स को जो है वो फिर से रिकॉल किया जाएगा, उन्हें री एनलिस्ट किया जाएगा, लेकिन एक फ्रेश डेट ऑफ ज्वाइनिंग दिया जाएगा उन्हें। यानी कि अभी ये जो 4 साल का कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विस उन्होंने किया होगा वो उसे काउंट नहीं करेंगे। तो 4 साल की सर्विस रहेगी, 100% रिलीविंग हो जाएंगे 4 साल के बाद, और महीने के पहले ही, यानी कि 4 साल कंप्लीट होने के 30 दिन पहले ही 25% कैंडिडेट्स को जो है, जो सिलेक्ट किए जाएंगे स्पेसिफिकली उसी 4 साल के सर्विस में से, तो उन्हें फिर से बुलाया जाएगा और उन्हें री एनलिस्ट किया जाएगा। और ये 4 साल की सर्विस को फिर से जो है वो काउंट नहीं किया जाएगा और एक नया डेट ऑफ ज्वाइनिंग उन्हें दिया जाएगा। तो उसी न्यू डेट ऑफ ज्वाइनिंग के साथ ही जो है उनका जो कुछ भी पे है, पेंशन है, जो कुछ भी अलाउंसेस वगैरह, वो फिक्स किए जाएंगे। तो इसके तहत बहुत ही ज्यादा अमाउंट जो है वो हम बचा सकते हैं। दिस इज व्हाट एज ऑफ नाउ द मेजर प्रपोज्ड चेंजेस आर कमिंग। और चंद सोर्सेस ने यह भी कहा हुआ है कि इस पूरे स्कीम की जिसके बारे में हमने बात की हुई, इसमें चंद एक्सेप्शंस भी दिए जा सकते हैं तीनों सर्विसेज में। ये 4 साल के कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विसेज के बाद चंद जो टेक्निकल नेचर से जुड़े हुए हैं, जो बहुत ही ऐसा नहीं कि हर ट्रेड से जुड़े हुए हैं, चंद एक्सेप्शन ट्रेड्स को दिए गए, जैसे कि आर्मी, मेडिकल कोर है वगैरह। तो ऐसे लोगों को जो है स्पेसिफिकली 4 साल के कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विसेज के बाद भी उन्हें रिटेन किया जा सकता है। लेकिन कितना परसेंटेज करेंगे, कितने सालों के लिए करेंगे, कैसा करेंगे, उसके बारे में इंफॉर्मेशन अभी हमें कुछ भी दिया नहीं गया है। और सिमिलरली एक और बात भी ये कही गई कि जो टेक्निकली ट्रेंड मैन पावर है, जो इंडियन आर्मी डायरेक्टली रिक्रूट करती थी, अब उसे डायरेक्टली रिक्रूट नहीं करेंगे। जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं हमारे देश भर में अलग अलग कोने में, तो वहां पर ही जाकर डायरेक्टली जो यंग ब्राइट स्टूडेंट्स वहां पर ऑलरेडी जो ट्रेंड है उन्हें ही वहां से उठाया जाएगा। क्योंकि अगेन उन्हें डायरेक्ट रिक्रूट करके वापिस से इंडियन आर्मी उन्हें ट्रेन करे, उन पर खर्चा करे, उन पर टाइम स्पेंड करे। इससे बेहतर यही है कि हम डायरेक्टली इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स पर जाएं, वहां पर से जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं, ब्राइट कैंडिडेट्स हैं, उन्हें ऑलरेडी उठाएं। तो वहां पर खर्चा भी बच जाएगा, टाइम भी हमारा बच जाएगा। तो ये चंद इंपॉर्टेंट से प्रपोज्ड चेंजेस किए गए हैं और ये थी चंद बातें जो आपको जाननी थी अग्निपथ स्कीम के बारे में। और आर्मी ट्रेनिंग कमांड को जो है फुल फ्लेज्ड ये ऑर्डर्स दिए गए हैं कि वो पूरी तरीके से एक डिटेल्ड स्टडी जो है वो कंडक्ट करें। क्या क्या इसके आउटकम्स होंगे इसके बारे में हमें कुछ भी पता नहीं है। तो मोस्ट प्रॉब्ली हम भी वेट कर रहे हैं कि फाइनल जो कोई भी प्रपोज्ड चेंजेस हैं वो जल्द से जल्द आ जाएं, और जो कि 2 साल से, पिछले 2 साल से कैंडिडेट्स जो है वो बैठे हुए हैं इस रिक्रूटमेंट रैलीज के लिए, उन्हें जो है वो जल्द से जल्द एक खुशखबरी देखने को मिले। तो इससे रिलेटेड चंद इंपॉर्टेंट से रिव्यू क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो पहली चीज, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द कमीशन्ड रैंक्स इन द इंडियन आर्मी या फिर आर्मी सर्विसेज? ब्रिगेडियर, कर्नल, जनरल या कमांडर? ऑफ कोर्स द करेक्ट आंसर इज कमांडर डजंट बिलोंग टू दैट। Which one, when was integrated defense staff created? September 30, 2000, October 1st, 2001, January 1st, 2003 or December 31st, 2005? And the correct answer is, of course, it was on October 1st, 2005, aligned with the future victory through jointness. इंडिया के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे? जनरल विजय कुमार सिंह, जनरल मनोज मुकुंद नरवाने, जनरल अर्जन सिंह या जनरल बिपिन रावत? ऑफ कोर्स द करेक्ट आंसर इज जनरल बिपिन रावत जी, जिन्होंने इस टूर ऑफ ड्यूटी स्कीम, अग्निपथ स्कीम को आइडिया जो है वो दिया हुआ था। विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान जी को किस अवार्ड से नवाजा गया था? वीर चक्र, परमवीर चक्र, कीर्ति चक्र या नन ऑफ द अबव? द करेक्ट आंसर इज वीर चक्र से उन्हें नवाजित किया गया था। नेशनल डिफेंस एकेडमी कहां पर सिचुएटेड है? कोलकाता, मुंबई, पुणे या देहरादून? रात के 12 बजे भी पूछे तो जरूर बता देना। खड़गपुर, पुणे, महाराष्ट्र। इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहां पर सिचुएटेड है? कोलकाता, मुंबई, पुणे, देहरादून? ऑप्शंस की भी जरूरत नहीं थी, ऑफ कोर्स इट इज इन देहरादून। आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज कहां पर सिचुएटेड है? पुणे, चेन्नई, कानपुर या हैदराबाद? एंड द करेक्ट आंसर इज एक्चुअली इट इज सिचुएटेड इन पुणे, महाराष्ट्र। इंडियन नेवल एकेडमी कहां पर सिचुएटेड है? केरला, महाराष्ट्र, तेलंगाना या आंध्र प्रदेश? द करेक्ट आंसर इज इजिमाला, केरला में इंडियन नेवल एकेडमी जो है वो सिचुएटेड है।
डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल एज ऑफ नाउ जो कोई भी इंपॉर्टेंट प्रोक्योरमेंट के डिसीजंस हैं डिफेंस इक्विपमेंट्स वगैरह के, यही मेजर बॉडी लेती है। तो उसके काउंसिल के हेड कौन है? प्राइम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑफ कोर्स डिफेंस मिनिस्टर हेड्स डिफेंस काउंसिल एक्विजिशन। Which of the following satellite is also called as Indian Angry Bird? हाल ही में ही GSAT 7B को प्रोक्योर किया गया था, एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया था इंडियन आर्मी और इसरो के बीच के वो लॉन्च करेंगे इस सैटेलाइट को। लेकिन इंडियन एंग्री बर्ड जो है वो सैटेलाइट G7A को कहा जाता है। हमने ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है GSAT 7B के बारे में, आपसे स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि आप जाकर एक बार उसके बारे में जरूर चेकआउट करें, क्योंकि हमारे इंडियन डिफेंस फोर्सेस को ये GSAT 7 सीरीज बहुत ही मदद करता है। तो ये चंद एमसीक्यूज थे, रिव्यू क्वेश्चंस थे। तो वीडियो को एंड करने से पहले मैं फिर से आपको एक बार बता दूं कि एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के पास एसएसबी इंटरव्यू से रिलेटेड फुल फ्लेज ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है। हर महीने इसके नए बैचेस स्टार्ट होते हैं, बहुत अफोर्डेबल प्राइसेस में है, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस इंफॉर्मेशन को जरूर शेयर कीजिएगा। बिफोर यू लीव दिस ऑल द कोर्सेस, एक बार जाकर जरूर चेकआउट कीजिएगा। वॉरियर 10 इज द कोड व्हिच यू शुड यूज सो दैट यू गेट 10% डिस्काउंट। मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन। अंटिल देन स्टे हेल्थी, स्टे सेफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय लेक्चर। जय हिंद।